हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं 2022 में हुए कक्षा 10 के गणित के पेपर के बारे में। तो मेरा नाम है पंकज। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि इस पेपर में पहला सवाल बोला गया है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 हो, 26 व 156 का लासा 156 हो, तो हमें क्या करना है? हमें इस सवाल में ज्ञात करना है 26 व 156 का मासा। मासा क्या होगा ये बताना है मुझे। ठीक है, तो क्या करना है? तो इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लें, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो 26 को गुणनखंड कर लीजिएगा, 156 को गुणनखंड कर लीजिएगा। इसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणनखंड करने पर हमें जो कॉमन पद प्राप्त होंगे वही उसका मासा होगा। या दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर्मूला प्रयोग कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। इस तरीके से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात कहने का मतलब है 26 गुणा 156 बराबर 156 गुणा मासा। 156 यहां गुणा में पक्षांतर करोगे तो जाएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा 26 गुणा 156 बटे 156 बराबर मासा। 156 से 156 को काट दोगे, एक बार कट जाएगा। मासा बराबर कितना हो गया? मासा बराबर हो गया 26। यही इस सवाल का आंसर है। जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। चलिए दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में बोला जा रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। यानी कि इसने क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है, इससे आप इस सवाल में आपसे पूछा है कि 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल बराबर होंगे, कैसे होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो उनको ज्ञात करने के लिए क्या होगा? उनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए विविध कर यानी डी का मान। अर्थात डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, b² माइनस 4ac होता है डी निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इस समीकरण की तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। जब तुलना कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा? हमें यहां पता हो जाएगा कि a बराबर 2 है, b बराबर माइनस का 4 है और c बराबर 1 है। तो यहां से हम बड़ी आसानी के साथ विविधकर डी का मान निकाल सकते हैं। विविधकर का मान होता है, विविधकर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विविधकर यानी कि b² माइनस 4ac। विविधकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे हमें इसलिए हमने a b c के इसलिए मान निकाले क्योंकि हमें फॉर्मूले में उनके मान रखने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे b का मान रख देते हैं, यानी कि b का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो माइनस 4 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस का यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचेगा। जब 16 में से 8 घटाए तो 8 बचे, यानी डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है। यानी कह सकते हो डी इज ग्रेटर देन 0। जब 0 यानी कि अर्थात डी का मान 0 से जब बड़ा होता है तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अतः मूल कैसे होंगे? अतः मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यही इस सवाल का आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। इस पेपर को मैं 2 वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, तो दोनों ही वीडियो आपको देखने होंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए इस प्रश्न पत्र में। हो सकता है आने वाली परीक्षा जो आपकी है उसमें भी इस तरीके के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है, अर्थात 2 बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए 2 बिंदु हैं ए और बी। ए भी 2 बिंदु हैं, ये वाला पॉइंट ए है आपका, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है -1, -3 और इसके निर्देशांक दिए गए आपको 5, 2, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए मान लो, माना बिंदु ए के निर्देशांक आपके पास है -1, -3 और बी के निर्देशांक हैं आपके पास 5, 2, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 बिंदु है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी डी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले वाले जो निर्देशांक दिए जाते हैं उनको हम x1 और y1 मानते हैं, और दूसरे वाले जो निर्देशांक दिए जाते हैं उनको हम x2 और y2 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x1 y1 और x2 y2 के मान रख देंगे। तो x1 का मान मेरे पास है -1 और x2 का मान है मेरे पास -5, -5 हो जाएगा, -1 -5 का वर्ग प्लस y1 का मान मेरे पास है -3 और y2 का मान है 2, -2 का वर्ग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6, दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे और 6 का वर्ग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 का वर्ग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 25। तो 36 और 25 को जोड़ लीजिएगा, 3 और 2 5, 6 5 11, यानी कि 61 हो गया ये √में आपका 61। यही सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से इसका भी। फिर अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल में देखिए क्या बोला गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले सवाल में बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐसा एक सवाल सॉल्व करवाया था जिसमें कि मैंने बताया था आपको, जब दो समरूप त्रिभुज हों और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो क्या करना होता है, उनकी जो भुजाओं का अनुपात दिया जाता है उनका वर्ग कर दीजिएगा आप, तो वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 9:16।
और आपसे पूछ लिया है कि जो दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर अनुपात बराबर होता है, उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपातों का वर्ग। क्या कह सकते हो, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा, 9 जो अनुपात 16 दिया गया उसको लिख सकते हैं हम 9/16 और उसका कर दीजिएगा वर्ग। तो 9/16 का जब वर्ग करोगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। तो इनका जो क्षेत्रफलों का जो रेशियो बनेगा, या कह सकते हो क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 81/256। यही इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए जल्दी से, अगले सवाल की ओर फिर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस सवाल का भी। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो बोला जा रहा है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए तो ए का मान कितना होगा। उसके साथ साथ एक चीज और बोली गई है, इसमें बोला गया है सवाल में कि कोसेक ए बराबर कितना हो, सेक ए हो। ठीक है, और उसके साथ बोला गया है कि 0, यानी कि ए का जो मान है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि ए का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा है और 90 के बराबर भी हो सकता है। तो हमें यहां क्या करना है, यहां हमें क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। एक को हम लिख सकते हैं, यहां मान लीजिए हमने क्या किया, सेक ए को चेंज कर दिया। सेक ए को मैंने लिख दिया कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए। आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा में कोसेक साइन, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं। साइन चेंज जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और जो कॉस थीटा होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और जो कोसेक होता है वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है। यानी कि ये आपस में चेंज होते रहते हैं। कब चेंज होते रहते हैं, जब 90 प्लस बोला जाए या 90 माइनस बोला जाए चतुर्थांश में। चतुर्थांश आप लोग पढ़ते हो, तो यहां क्या होगा, यहां दोनों साइड देखो कोसेक है तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, या कह सकते हो कट गया। तो ए बराबर यहां क्या बचा, ए बराबर बचा 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस ए बराबर ए हो गया। ए को जब हम पक्षांतर करेंगे इधर लेके आएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 90 रहेगा और ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर हो गया 90 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 अर्थात a बराबर हो गया 45 अंश। यही इस सवाल का आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या बोला गया है। अगले सवाल में बोला जा रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक दीवार है और दीवार पे क्या है, एक खिड़की बनी हुई है। वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को रख रहा हूं। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी जब सीढ़ी रखी जाती है तो वो क्या करती है, वो दीवार से खिड़की जो लगी हुई है वहीं तक पहुंचती है। और उस दीवार की जो हाइट, जो खिड़की लगी हुई है दीवार पर, उसकी जो हाइट दी गई है वो आपको दी गई है 4 मीटर और सीढ़ी की लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 5 मीटर। आपसे पूछ क्या लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले भाग की दूरी कितनी है। यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछ ली गई, इसको मान लो कि ये कि x है। अब आपको ये कौन सा त्रिभुज लग रहा है, अब आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। यानी कि इसका नामांकन कर दीजिएगा ए, बी और सी। यानी कि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी, 5 मीटर। और क्या दिया है, और दिया गया है खिड़की की दूरी, या कह सकते हो खिड़की की ऊंचाई। खिड़की की ऊंचाई 4 मीटर दी गई है। ठीक है, आपसे पूछ क्या लिया गया, आपसे पूछ लिया गया दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले भाग की दूरी कितनी है। अर्थात कह सकते हो यहाँ पे, यहाँ में क्या प्राप्त हुआ, जब हमने इस सवाल के अकॉर्डिंग इस फिगर को बनाया तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होता है। उसकी सहायता से बड़ी ही आसानी से हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा को भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है, तो कर्ण वर्ग, जो सीढ़ी की लंबाई है वो कर्ण का काम करेगी, क्योंकि सीढ़ी को हम क्या कर सकते हैं, सीधा तो रख नहीं सकते हैं, उसको तिरछा ही रखना पड़ेगा। तो जब सीढ़ी को तिरछा रखोगे तो ये क्या करेगी, ये भुजा जो होगी वो कर्ण का काम करेगी। और दीवार की जो हाइट है, कह सकते हो जो खिड़की की हाइट दी गई है, जो दीवार पर खिड़की लगी हुई है उसकी जो हाइट दी गई है 4 मीटर, वो क्या करेगी, वो लंब का कार्य करेगी। और ए बी जो होगा आपका चित्र में, वो आधार का कार्य करेगा। ठीक है, तो कर्ण वर्ग, कर्ण वर्ग यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार निकालना है, आधार क्या निकालना मुझे, ए बी। इसकी मैंने वैल्यू क्या मानी थी, मैंने मान ली थी ये एक्स है आपका। ठीक है, एक्स का वर्ग मान लीजिए, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो गया। 16 को इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9। तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो आधार है, या कह सकते हो जो सीढ़ी का निचला भाग है,
वो दीवार से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या बोला गया है? अगले सवाल में बोला जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं, इनको हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो देखिए पहला समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस का x प्लस का 2y बराबर 1। ये आपका पहला समीकरण दिया है, ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। कहा गया है इन रैखिक समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को देखो, यहाँ पे प्लस का है x, यहाँ पर माइनस का x है, यानी कि x का जो गुणांक है वो समान है लेकिन प्लस का और माइनस का है। तो क्या कर दो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। जोड़ने पर अगर चिन्ह असमान होते हैं तो दोनों समीकरण जोड़ने पर, और चिन्ह अगर समान होते हैं और उनके गुणांक भी समान होते हैं तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पर। तो यहां पर देखो दोनों के गुणांक जो है वो समान है, एक दोनों जो कैसे हैं, समान ही हैं, लेकिन एक धन का है और एक ऋण का है, यानी कि एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। जब दोनों के चिन्ह असमान होते हैं तो क्या कर देंगे, दोनों समीकरण जोड़ने पर अगर इन दोनों चिन्ह जो होते हैं, इन दोनों समीकरणों के चिन्ह जो होते हैं वो समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, x से x कट जाएगा, 2y और 2y हो जाएगा आपका 4y, 4y बराबर हो जाएगा 19 और 1 20। तो y का वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू निकलेगा 20/4, अर्थात y बराबर निकलेगा 4 पंचे 20। y का मान हमने निकाल लिया, y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान पता हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख दो। y समीकरण 1 है क्या, x प्लस 2y बराबर 19 है। y के स्थान पे कितना रख देना है, 5 रख देना है। तो 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा जाके, यानी कि 19 माइनस 10 हो जाएगा और x बराबर कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। यानी कि दोनों समीकरण हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हुआ 9 और y बराबर प्राप्त हुआ 5। यही इस सवाल का आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको भी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बेलन है, मान लीजिए ये बेलन दिया गया है, ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दी गई है आपको, या इसकी ऊंचाई दी गई है, वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। कहा गया है इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको दी गई है, दिया है आपको बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और कहा गया है इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, यानी कि पूछा क्या है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर और एच। वैल्यू रख दीजिएगा, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7, एच का मान आपका दिया है 8। 7 से 7 घट गया, 8 दूनी 16, 16 गुणा 22, 16 गुणा कर दिए, 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35 सेंटीमीटर। ये हो गया इस सवाल का आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला गया है cos 46 माइनस साइन 44 का मान ज्ञात कीजिए। cos 46 अंश माइनस साइन 44 अंश, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, आपको मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि हमें क्या करना होगा, चतुर्थांश जो आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ कितना होता है, यहाँ आपका 0 होता है, 0 अंश, यहाँ 90, 180, 270 और यहाँ फिर दोबारा से जब आ जाते हैं तो यहाँ हो जाता है 360। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इसमें होता है ए, एस, टी और सी। ए का मतलब हो गया आल, आल मतलब सभी। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमारे पास कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी इस वाले चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इस वाले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों प्लस के होते हैं। बाकी के आपके पास बचे 4, टेन, कॉट, कॉसेक और टेन, कॉट, कॉस और सेक, चारों के चारों इसमें ऋणात्मक होते हैं। टी, टी का मतलब हो गया टेन, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों धन के होते हैं। बाकी के बचे हुए 4 ऋण के होते हैं। सी, सी का मतलब हो गया कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों धन के होते हैं। बाकी के बचे हुए 4 ऋण के होते हैं। अगर इसको हम पूरा पढ़ना चाहें तो ASTC यानी कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी कि सिंपल तरीके से याद करने के लिए ये ट्रिक होती है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए का मतलब ऑल, ऑल मतलब सभी, एस का मतलब साइन और कॉसेक धनात्मक, टी का मतलब टेन और कॉट धनात्मक और सी का मतलब कॉस और सेक धनात्मक, बाकी के सब ऋणात्मक। चतुर्थांश का एक नियम और होता है कि 90 और 270 अगर इनके साथ किसी भी कोण को घटाया या जोड़ा जाता है तो वो आपस में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पिछले सवाल में कि चेंज हो जाते हैं। यानी किस किस में चेंज हो जाते हैं, या तो 90 के साथ जोड़ा जाए, 90 270 के साथ जोड़ा जाए, 90 270 के साथ घटाया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में चेंज हो जाते हैं। और 180 और 360 इनके साथ कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो हमें यहाँ सवाल दिया गया, हमें सवाल यहाँ पे दिया गया है कि cos 46 माइनस का साइन 44, इनका मान क्या होगा।
तो यहां क्या करना है, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर देना है। चाहे तो इसमें से cos 46 को चेंज कर दो, चाहे sin 44 को चेंज कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक को चेंज कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, cos 46 माइनस sin 44, यानी 44 को जो है उसको मैंने चेंज कर दिया। उसको मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 46। ठीक है, गड़बड़ हो गया बस। ठीक, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया sin 90 माइनस 46। 90 में 46 घटाओ कितना बचेगा, 44 ही बचेगा। ठीक है ना, तो sin 46 ये तो है cos 46। यहां देखिए sin 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। यहां हो जाएगा cos 46। cos 46 यहां प्लस का और यहां माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर कितना आएगा, 0। यही इस सवाल का आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जैसे कि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, जैसे कि आप अगली क्लास में जैसे ही क्लास शुरू हो वैसे ही आप जुड़ सकें। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्लास का अंतिम सवाल देखिएगा। बोला जा रहा है, परमीय संख्या 129 बटे 2 पे पावर 3 गुणा 5 पे पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दो मेथड होते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। यानी कि एक तो बड़ी प्रक्रिया होती है, एक होती है छोटी सी प्रक्रिया। तो यहाँ क्या करना है, छोटी सी प्रक्रिया प्रयोग कर लेंगे। अगर बड़ी प्रक्रिया प्रयोग करने जाओगे तो भाग देते देते थक जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी प्रक्रिया यूज करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, यदि हर को हम क्या कर ले, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का बना ले, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ये सभी ने पढ़ा होगा। ये किस लिए पढ़ाया जाता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रयोग कर देना, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए घातें दोनों समान होनी चाहिए जब छोटी सी प्रक्रिया को यूज करते हैं। तो यहां देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 पावर 7 है, यानी कि दोनों की घातें जो है वो असमान है। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, या तो इसको 3 बना दो, इसको 7 बना दो, यही करना होगा। तो या तो इसको घटा दो, इसको 3 बना दो, या इसको बढ़ा दो, इसको 7 बना दो। हम क्या कर रहे हैं, 3 को बढ़ा सकते हैं लेकिन 7 को घटाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 2 पे पावर जो 3 है उसको बढ़ा के 2 पे पावर 7 बना दे रहे हैं। 2 पे पावर 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है तो 2 पे पावर अगर 4 का गुणा ऊपर कर दिया जाए तो 2 पे पावर 4 का गुणा नीचे कर दिया जाए तो दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह घातें समान हो जाएंगी। 5 पावर भी समान हो जाएंगे, 2 पे पावर भी समान हो जाएंगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 2 पे पावर 4 का अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है ना, जब अंश और हर में गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, 129 गुणा 2 पे पावर 4 बटे में हो जाएगा 2 पे पावर 3 तो थे ही मेरे पास,
2 पे पावर 4 गुणा 5 पावर 7। गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 घात यहां से 4 घात यहां से कितना हो गया, 2 पे पावर 7 हो गया। यानी यहां हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 129 गुणा 2 पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, और नीचे हो गया 2 पे पावर 7 गुणा 5 पे पावर 7। यदि दोनों की घातें समान हो तो उनके आधारों का आपस में हो जाता है गुणा। यहां देखो, यहां भी 2 की पावर 7 है, यहां भी 5 पावर 7 है, दोनों की पावरें कैसी हैं, समान है, घातें समान है, तो इनके आधारों का आपस में हम कर देंगे गुणा। ऊपर क्या करना है, 129 गुणा 16 कर देना है, 16 गुणा कर दीजिएगा, 16 निम्मा 144 का 4 हासिल लगा 14, 16 दूनी 32, 32 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 46, 46 का 6 हासिल लगा 4, 16 एकम 16, 16 4 20। अपन में जी नीचे क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया है कि अगर घातें समान हो तो उनके आधारों का हो जाता है गुणा। तो 5 दूनी हो गया 10, 10 पे पावर 7, 10 पे घातें 7 हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है, दशमलव जो होगा वो 7 अंक तक चलेगा। तो 7 अंक तक जब चलेगा तो क्या करेंगे, 4 अंक तो मेरे पास है, 1 2 3 4, 3 अंक की आवश्यकता हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.000264, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।